गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन चल रहा है। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। यस दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर पूरा चर्चा रहेगा। यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट होगा, यूनिट 1। इसमें हम लोग जितने भी कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर पार्ट है वो यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आप लोगों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की दोस्तों। सो सभी विद्यार्थी के पास ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा धैर्य और फोकस कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखो, राइट? तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो एक डर स्टूडेंट के बीच में रहता है वो डर आज आप लोगों का खत्म होगा, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। किसी भी चीज को रटेंगे नहीं, समझेंगे उसका बैकग्राउंड में क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, भाई लॉजिक क्या है, वो लॉजिक को पकड़ेंगे। सो चलो हेडिंग लगा लो एक प्यारा सा, थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स टर्म को अगर आप लोग स्प्लिट करोगे, पहले तो समझ लेते कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। थर्मो मतलब होता है दोस्तों हीट, और डायनामिक्स मतलब होता है क्या? मूवमेंट। मतलब उसमें एक गति है, मोशन है। इसको बोलते हैं ताप गति, ताप का गति, राइट? तो थर्मो मींस थर्मल, जिन्हें हीट की बात हो रही है यहां पर, हीट, ये वाला टर्म आपको हीट दे रहा है। और डायनामिक्स का मतलब होता है उसमें एक मोशन है उस हीट में। मतलब हीट जो है दोस्तों वो मोशन में है, वो क्या है, वो चेंज हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान के चलो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जैसे कि मान के चलो ए से बी हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इस रिएक्शन में ए कुछ हीट लिए होंगे रिएक्शन में, मान के चलो ये क्यू हीट एब्जॉर्ब किया, उसके बाद बी में बदला। ठीक है? या तो ऐसे सोचो कि बी ए में जा रहा है तो बी क्या करेंगे, क्यू अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करेंगे और ए में बदलेंगे। और एक एग्जांपल लेते, चलो एक रियल एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन। ये रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैकलाइन, पता है सबको। और साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। समझ में आया? तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है, और इसको आप लोग तोड़ो, थर्मली ब्रेक करो, तो आपको यहां हीट देना पड़ा और ये बदला CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस रिएक्शन में हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। इसमें हम लोग हीट डाले दोस्तों, हीट डाला गया, तो हम लोग ना इसमें कितना हीट लगेंगे, यहां कितना हीट क्या होगा, रिलीज होंगे। या तो कोई फेज चेंज कर रहा है, मान के चलो आयोडीन सॉलिड में है, वो वेपर हो गया तो फेज चेंज हुआ, आई से वाटर में बदला, फेज चेंज हुआ। तो इस फेज चेंज होने में भी क्या होता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है। आइदर हीट इवॉल्व होता है किसी भी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में, और हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। बस इसी को तो पढ़ना है भाई, कि कोई भी एक रिएक्शन में, एक प्रोसेस में, एक फिजिकल चेंज में और केमिकल प्रोसेस में कितने हीट एब्जॉर्ब होता है और कितना हीट जो है वो इवॉल्व करेंगे, इसी को लेके क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक डील करते हैं। तो ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द ट्रांसफॉर्म, दैट डील्स विद द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। बस समझ में आ रहा है क्या है दोस्तों? ये एक डील करता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्शन, ठीक है?
जब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हीट इवॉल्व होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसके ऊपर ये चर्चा होता है। अब देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़े, मतलब पढ़ के क्या चीज हासिल होंगे, क्या नॉलेज मिलेंगे, क्या क्या चीज पता चलेगा। तो देखो नंबर 1 जो है, इसमें से हम लोग का इंपॉर्टेंस अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो ढेर सारे इंपॉर्टेंस आप लोगों को नजर आएंगे, पढ़ने के लिए मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोगों को ये सारे के सारे चीज दरकार है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, एक सिस्टम को मतलब जो होता है ना मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो उन लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है, अब देखो मैक्रोस्कोपिक मतलब होता है जो कुछ ग्राम वस्तुओं को लेके डील करते हैं, मतलब थोड़ा अमाउंट होगा वहां पर, मैक्रोस्कोपिक आप लोग देख सकते हो उसको, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब थोड़ा ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी गैस हो सकता है, किसी आइस हो सकता है, कोई भी और भी केमिकल्स हो सकता है, तो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो। तो मैक्रोस्कोपिक का जो वेरिएबल, मतलब एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को जो डिफाइन करते हैं दोस्तों, मैक्रोस्कोपिक एक बहुत सारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इन लोगों के बीच में एक रिलेशन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में क्या होगा, इंटर रिलेशन होगा, इंटर रिलेशन बिटवीन द, ये क्या है, वेरिएबल है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। आगे में जाके हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कोई भी एक सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सारे के सारे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होता है। क्योंकि देखो कोई भी एक गैस है, मान के चलो आपके पास कोई भी एक गैस है, चलो एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं, कोई भी एक गैस सिस्टम है आपके पास, तो कुछ गैस का वॉल्यूम रहेगा, कुछ क्या रहेंगे यहाँ पर टेम्परेचर रहेंगे, कुछ प्रेशर्स रहेंगे यहाँ पर, और इस गैस का क्या रहेंगे, कंपोजिशन। और जब ये गैस में, इस गैस सिस्टम में बाहर से हम लोग कुछ एनर्जी डाले, कुछ चेंज किए, कुछ वॉल्यूम का या तो कंपोजिशन का, प्रेशर का, ये अलग एक सिस्टम में पहुंचेंगे। हालांकि वहां पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, टेम्परेचर एक हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, प्रेशर में भी सेम और डिफरेंट, ही अलग अलग प्रोसेस है। क्योंकि एक चेंज जब हम लोग करते हैं ना, वहां पर ऐसा नहीं कि सब वेरिएबल चेंज हो गया, कुछ वेरिएबल्स को हम लोग अनचेंज भी रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का नाम वहां पर अराइज होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ये सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी हालांकि आप लोगों को समझा रहे कि इंपॉर्टेंस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़े हम। तो पहले तो ये इंटर रिलेशन हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक जो वेरिएबल्स होता है मैक्रोस्कोपिक, उन लोगों के बीच में रिलेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, ये सारे के सारे चीज, राइट। अब देखो एक रिएक्शन हो रहा है भाई, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स ये बता देगा आपको कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यस, ये प्रेडिक्शन कर देगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं उसको, कि भी कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उसका पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या करेंगे, आपको हेल्प कर देंगे, बता देंगे, वो प्रेडिक्ट करेंगे। क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का पॉसिबिलिटी आपको बता देगा कि हाँ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इसका भी जिक्र करेंगे हम लोग, एक टर्म आएंगे थर्मोडायनेमिक्स का जिसका नाम है दोस्तों, एंड वो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, उसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वो सिग्निफिकेंस है उसका, जीरो आएंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नेगेटिव आएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपका वो स्मूथली चलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि यहां पर एक स्पॉन्टेनिटी वाला टर्म आता है, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं रिएक्शन, वो आपको बताएंगे। और डेल्टा जी, ध्यान रखना इस बात को, आप लोग आगे में जाकर हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ सबको पढ़ेंगे।
जितने सारे प्रोसेस बताए आप लोगों को, डेल्टा जी अभी बात कर रहे हैं फ्री एनर्जी को, वो भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। बट अभी हालांकि आप लोग को समझा दे रहे कि क्या चीज हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप लोग बता सकते हो। अब देखो कोई भी रिएक्शन जब सर स्टार्ट होता है तो वो चलता है ऐसे, राइट। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ और चल रहा है ऐसे, एमोनिया फॉर्म हो रहा है मस्ती से एकदम। लेकिन क्या होता है कि उसमें ना एक फेज आता है, वो रुक जाता है, वो एकदम रिएक्शन स्टैंड स्टिल हो जाता है, उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है। यानी एक ऐसा सिचुएशन आता है उस रिएक्शन के लाइफ में कि उसमें ना नया प्रोडक्शन होता ही नहीं, मतलब कुछ प्रोडक्शन हुआ उससे टूट गया, यानी कि जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, इक्विलिब्रियम में पहुंचते हैं वो। इक्विलिब्रियम बट वो जो टर्म होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से इक्विलिब्रियम चीज समझेंगे हम लोग कि डेल्टा जी जीरो होता है तब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिएक्ट में बदल गया, यानी कि टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो नल, कुछ नहीं हुआ वहां पर, राइट। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम गति में हो रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम गति में हो रहा है दोस्तों। दोनों सेम जब होंगे तो वहां पर कुछ अल्टीमेट प्रोडक्शन नहीं होगा, नेट प्रोडक्शन क्या होगा, जीरो होगा वहां पर। तो देखो इक्विलिब्रियम मान के चलो, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ये वाला हैबर प्रोसेस था। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहुंचने से पहले, मतलब बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये कितना एक्सटेंट तक पहुंच चुका है, कितना एक्सटेंट इसका रिएक्शन हो चुका है भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना। हाँ, कितना रिएक्शन इसका, कितना कन्वर्शन हो गया है, कितना एक्सटेंट रिएक्शन कर चुका है, वो हम लोग देख सकते हैं, यहां पर मिलेगा कि भी इतना एक्सटेंट मान के चलो। ये एक्सटेंट के ऊपर काम करेंगे, एक्सटेंट के बारे में आपको बताएंगे कि हाँ, बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम द रिएक्शन टेक्स प्लेस अप टू दिस एक्सटेंट। अब जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएंगे तो रिएक्शन फर्दर नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया तो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में उसका कंपोजिशन क्या होगा। इक्विलिब्रियम में वो जब पहुंच गया है तो उसमें उसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होंगे, ये भी बता पाएंगे, केपी केसी के एक्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। केपी आएगा, आपका केसी आएगा, आपका के एक्स आएगा। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए भाई एकदम, बस पूरा फोकस के साथ समझो, ध्यान से सुनो बात को, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब देखो इस थर्मोडायनेमिक्स के साथ तो इतने सारे चीज हम लोग देख लिए कि इसका पढ़ने का फायदा इतना कुछ है, ठीक है। अब कुछ दोस्तों क्या है कि यहां पर आप हर किसी चीज का होता है ना कुछ लिमिटेशन, तो ये लिमिटेशन भी यहां पर क्या होता है, आता है कुछ। तो अगर हम लोग लिमिटेशन के ऊपर चर्चा करें तो मेरे प्यारे भाई, लिमिटेशन अगर करेंगे तो कुछ लिमिटेशन थर्मोडायनामिक्स का भी है। जैसे क्या, ये ना एक रिएक्शन हो रहा है वो बता पा रहे, लेकिन रिएक्शन किस गति में जा रहा है, क्या रेट है उसका, क्या स्पीड है उसका, ये नहीं बताते, ये नहीं बता सकते। इसके लिए केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को स्टडी करना होगा। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये थर्मोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं फेल्यूर है, नहीं बता सकते। तो ये क्या है, रेट के बारे में नहीं बताते, यानी कि स्पीड के बारे में नहीं बताते, यानी कि वेलोसिटी के बारे में क्या होता है, नहीं बताते। जैसे यहां पर बात करेंगे हम नाइट्रोजन की, तो वो कितना अमाउंट में टूट रहा है, यानी कि रेट माइनस डी ऑफ N2 dt है, यहां से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसको पढ़ने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना होगा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब देखो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं दोस्तों, कुछ रिएक्शन एलिमिनेशन, कुछ रिएक्शन होता है आपका एडिशन, कुछ होता है सब्स्टिट्यूशन, कुछ होता है कार्बोकेटायन के थ्रू जाता है, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कुछ हो रहा है अल्फा बीटा वो 1,2 एलिमिनेशन के द्वारा हो रहा है, कुछ हो रहा है E1CB के द्वारा जा रहा है, कुछ रिएक्शंस ऐसा है कि कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, उसमें बैक साइड अटैक हो रहा है, किसी में कार्बोकेटान्स के थ्रू जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जाता है रिएक्शंस। यानी कि एक रिएक्शंस का मैकेनिज्म होता है,
उसमें कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, ये सारे के सारे चीज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक रिएक्शंस कैसे जा रहा है, कैसे उसका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो केमिकल काइनेटिक्स का बात है। ये थर्मोडायनेमिक्स आपको भी वो गाइड नहीं करेंगे। तो विक्रिया का जो मैकेनिज्म होता है, पाथ होता है जो, वो यहां नहीं बताते। ये बात समझ में आया? तो हम लोग क्या किए, एक जनरल इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों को क्लियर करेंगे, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों। चलो उसी और हम लोग अपना उड़ान भरते हैं। चलो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है सारा चीज। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, एक अच्छा कमेंट बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इन टर्म्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाना होगा। पहला टर्म आ रहा है भाई, सिस्टम। सिस्टम दोस्तों क्या होता है? देखो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए जितना पार्ट हम लोग ऑब्जर्वेशंस के लिए, स्टडी के लिए जितना पार्ट हम लोग यूज करते हैं, वो पार्ट कहां से आता है? यूनिवर्स का पार्ट है। कुछ भी चीज हम लोग ले रहे हैं यूनिवर्स का है, ये पूरा टोटल यूनिवर्स है, मान के चलो ये पूरा टोटल यूनिवर्स है। और इस यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्ट, ये वाला पोर्शन हम लोग यहां से काट के निकाल लिए और इसी के ऊपर हम लोग क्या करने लगे, स्टडी करने लगे, इसको ऑब्जर्व करने लगे। ये हम लोग क्या करने लगे, स्टडी, अंडर स्टडी। ये है क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो जो पार्ट हम लोग यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स है आपका, ये जो है ये आपका पूरा यूनिवर्स है। इससे हम लोग जो पार्ट निकल के बाहर काट के अलग करके बाहर लाए और उसको स्टडी किए, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। बात समझ में आया? तो देखो, सिस्टम और सिस्टम को अगर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो क्या वहां पर आसपास की जो जगह होता है, आसपास में जो चीज है, ठीक है, जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, मतलब सिस्टम और ये बाहर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, साइड का मतलब सराउंडिंग्स जो है, वो फिर वहां पर लेफ्ट रहेंगे। यूनिवर्स से अगर हम लोग सिस्टम को माइनस कर देंगे तो सराउंडिंग्स बचा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सिस्टम जो है दोस्तों, वो सराउंडिंग्स के साथ क्या होता है, कनेक्शन में रहता है, और उन दोनों के बीच में एक बैरियर रहता है जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। समझाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो सिस्टम आपके पास ये है जो हम लोग स्टडी करने के लिए लिया गया है। अब देखो, ये सिस्टम है तो ये है क्या है, ये मान के चलो बाउंड्री है, और ये रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट, ये है आपका रेस्ट पार्ट। तो ये जो रेस्ट पार्ट है और ये जो सिस्टम है, इसमें इसके बीच में क्या हो रहा है, एक बैरियर आ रहा है, जिस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? इस बैरियर को बोला जाता है आपका बाउंड्री। बाउंड्रीज, ठीक है, डिफरेंट बाउंड्रीज हो सकता है। तो ये बाउंड्रीज क्या कर रहे, अलग कर रहे, किसको, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक बाधा डाल रहे, एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे, सेपरेट कर रहे उन लोगों को। तो ये जो रेस्ट पार्ट है यहां पर, ये जो रेस्ट पार्ट है इधर, ये आपका क्या है, सराउंडिंग्स। ये क्या है, सराउंडिंग्स। इसको और भी अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो ये बाहर के जितने भी पोर्शन है, ये सब क्या है, आपका सराउंडिंग्स में आएंगे। तो जो चीज हम लोग अभी लिए स्टडी के लिए वो आपका क्या है, सिस्टम है। अब सिस्टम को छोड़ के बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो आपका क्या है, सराउंडिंग से। वो किसका पार्ट है ना, वो यूनिवर्स का पार्ट है, राइट। तो देखो, सराउंडिंग्स और इसको सिस्टम को मिला के पूरा यूनिवर्स बन रहा है। तो आप लोग एक इक्वेशन बना सकते हो यहां पर कि सर सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ये मिला के क्या बन रहा है, यूनिवर्स बन रहा है ना, राइट। अब देखो, ये बाउंड्री बहुत टाइप का हो सकता है, और बाउंड्री
आपको ठीक करेंगे, वो डिफाइन करेंगे कि इस सिस्टम का रिलेशन सराउंड के साथ कैसा होगा। इधर कुछ चीजें उसके साथ एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, सारे के सारे चीज डिपेंड करता है बाउंड्री के ऊपर। ये बाउंड्री दोस्तों इमेजिनरी भी हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरे बात को, ये इमेजिनरी भी हो सकता है और ये रियल भी हो सकता है। ये बाउंड्री आपका रिजिड भी हो सकता है, ये बाउंड्री आपका नॉन रिजिड भी हो सकता है, ये बाउंड्री आपका परमिएबल भी हो सकता है और इम्परमिएबल भी हो सकता है। ये बाउंड्री आपका एडियाबेटिक भी हो सकता है, ये बाउंड्री आपका डायाथर्मल भी हो सकता है। समझा रहे आप लोग? सुनो, इमेजिनरी मतलब कुछ रियल नहीं है, आप लोग जस्ट मन ही मन उसको डिफाइन कर रहे हो कि हाँ यहां से सिस्टम अलग हो रहा है और सराउंडिंग्स ये है। रियल बाउंड्री इंपॉर्टेंट होता है। रियल बाउंड्री में अगर हम लोग बात करें रिजिड वाला, जैसे रियल बाउंड्री कैसे होता है, देखो आपके पास मान के चलो एक ग्लास वाटर है और इसमें वाटर रखा हुआ है, तो ये ग्लास ऑफ वाटर आपके पास जो वाटर है ग्लास के अंदर वो आपका क्या है, सिस्टम है। ये दोस्तों आपका सिस्टम हो गया। अब देखो यहां पर एयर होगा, ठीक है। अब देखो ये ग्लास है, तो यहां पर एक बाउंड्री रहेगा, ये एक बाउंड्री है और यहां पर एयर एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है। ये ग्लास, ये वाटर और एयर के बीच में भी तो एक बाउंड्री हो रहा है ना। हाँ, ये वाटर है और ये एयर है, तो उसके बीच में एक बाउंड्री हो रहा है, तो यहां पर भी एक बाउंड्री होगा, सेपरेशन। और यहां पर भी क्या हो रहा है, एक ग्लास जो है ये वाटर अंदर है और बाहर एयर है, इसके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। तो इसमें दो टाइप का बाउंड्री है, यहां एक बाउंड्री दिख रहा है और इधर एक बाउंड्री है, ये वाला। तो ये रियल बाउंड्री है। जैसे एक पिस्टन है, ऐसे एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर में क्या रखते हैं हम लोग, गैस रखते हैं। तो सिलेंडर में दोस्तों ऐसे गैस है और यहां पर एक पिस्टन है। तो देखो ये एक बाउंड्री हो गया, बाउंड्री नंबर 1। ये जो सिलेंडर का सरफेस है ये एक बाउंड्री के हिसाब से काम कर रहे हैं और यहां पर भी पिस्टन का जो सरफेस है, यहां पिस्टन का जो पार्ट है वो यहां पर एक बाउंड्री के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब यहां पर दो बाउंड्री है। बात समझ में आ रहा है ना। ये अंदर जो है गैस है, ये आपका सिस्टम है और ये सिस्टम को सेपरेट कर रहे हैं। बाहर का जो एनवायरमेंट है, बाहर का जो सराउंडिंग्स है, वो कौन सेपरेट कर रहा है इसको ना, ये बाउंड्री, ये वाला, ये वॉल ऑफ द सिलेंडर, ये। और यहां पर देखो पिस्टन है, पिस्टन का। अब देखो ये बाउंड्री दोस्तों क्या होगा, रिजिड होगा। रिजिड मतलब उस बाउंड्री का वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा, ऊपर वॉल्यूम का कुछ चेंज नहीं होगा। तो रिजिड मतलब यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे हम लोग रिएक्शंस करते हैं कि वॉल्यूम जहां पर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम को फिक्स्ड रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उससे आसान होता है प्रेशर को फिक्स्ड कर देना, ठीक है। अब नॉन रिजिड मतलब वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। बहुत ही ध्यान से सुनो हर एक बात को भाई, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना रहे हैं आप लोगों का। वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। रिजिड और नॉन रिजिड समझ लिए। परमिएबल, देखो परमिएबल मतलब कुछ अलाउ करेंगे, वहां पर कुछ चीजें जाएंगे उसके थ्रू। तो इस बाउंड्री अगर अलाउ कर रहा है कि कुछ चीजें इसके पास से आए, कुछ चीजें, कुछ मास, कुछ मैटर क्या हुआ, सिस्टम के पास से वो सराउंडिंग्स में आ रहा है, ऐसा हो सकता है। मतलब वो परमिशन दे रहा है, भाई तुम बाहर जा सकते हो, या तो बाहर का लोगों को अंदर जाने में अनुमति दे रहा है, ये चीज हो रहा है। तो उस टाइप में हम लोग बात करेंगे परमिएबल वाला चीज कि परमिशन है भाई। चलो, इम्परमिएबल मतलब होता है क्या, कि कुछ लिमिटेशन रहेंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे, मास को रोक देंगे, मास एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे देखो यहां पर ये जैसे कि देखो ये गैस बाहर नहीं जा सकता, पिस्टन नहीं जाने देंगे बाहर।
ये तो आप ये वाटर सिस्टम लिए और वाटर सिस्टम लेके क्या किए, उसमें ढक्कन लगा दो, एकदम सील्ड कर दो उसको, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं आ सकता, तो ये इम्परमिएबल है। बात समझ में आया? अब देखो एडियाबैटिक क्या होता है और डायाथर्मल। तो देखो एडियाबैटिक ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ मास बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और ये अंदर में जो सिस्टम है उसमें अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आया, डिफरेंस रहा, तो क्या होगा, उसमें एनर्जी का जो है ट्रांसफर हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हीट का अगर ट्रांसफर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, डायाथर्मल। हीट का आपको अलाउ करेंगे कि हीट जा सकता है, डायाथर्मल। इसमें क्या होगा, हीट आपका अलाउ हो जाएगा, हीट आपका क्या होगा सिस्टम से, दोस्तों मेरे प्यारे भाई, क्या होता है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हीट क्या करते हैं, सिस्टम के साथ सराउंडिंग से एक्सचेंज करता है, या तो सराउंडिंग के साथ ही वो सिस्टम में आ सकता है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, लोअर हीट कंटेंट हायर हीट कंटेंट जैसे होता है, हायर हीट से लोअर हीट की तरफ आएंगे, ऐसे करके। अब देखो एडियाबैटिक होता है ना, जो एकदम रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ हीट जो है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं होंगे, सब सही चल रहा है। हाँ, हीट ट्रांसफर क्या होता है, अलाउ होना मना है, वहां पर नहीं जाने देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तो ये होता है आपका क्या, एडियाबैटिक। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है सबको? तो डायाथर्मल मतलब हीट अलाउ कर रहे सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होने में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, और डायाथर्मल में इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, उसके बाद दोस्तों क्या यूनिवर्स क्या होता है, सबको मिला के यूनिवर्स होता है, और बाउंड्री जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्री हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग ये जो चीज है ना कि कुछ चीजें सिस्टम के साथ सराउंडिंग्स का एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बेस करके दोस्तों हम लोग सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप में मेरे भाई डिवाइड कर सकते हैं उसको, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, तो 3 टाइप क्या क्या है, देखो 3 टाइप क्या क्या है, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से। तो नेचर ऑफ द बाउंड्री, सिस्टम को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या, एक नंबर होता है भाई ना ओपन सिस्टम, एक नंबर होता है आपका ओपन सिस्टम, जिसमें क्या है, देखो एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, और ये आपका बाहर का सराउंडिंग्स, ये क्या है सराउंडिंग्स, ये आपका बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है, ये आपका क्या है बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है। अब देखो इसमें अगर हीट, मास, मतलब मैटर की, मैटर या तो मास बोलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो, कुछ चीजें मतलब जाएंगे, या तो इस साइड से आ सकता है, ऐसा एक्सचेंज हो रहा है, तो मास का एक्सचेंज हो रहा है यहां पर, और साथ साथ क्या हो रहा है, एनर्जी भी आ रहा है जा रहा है, तो दोनों अमाउंट, मैटर आएंगे जाएंगे, मास आएंगे जाएंगे, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपका ओपन सिस्टम है। जैसे कोई लिविंग बॉडी, कोई भी लिविंग सेल है, उसमें क्या होता है, कुछ चीजें सराउंडिंग से हम लोग लेते हैं, खाना लेते हैं, मान लो चलो उसको डाइजेस्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, और एक्सक्रीशन होता है, सराउंडिंग्स में कुछ चीजें छोड़ा जाता है, तो यहां पर हो रहा है ना पूरा ओपन सिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपका बहुत ही एक प्यारा सा एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे और भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समुंदर। यस दोस्तों, ये सी जो होता है, ये सी में क्या होता है, बारिश होता है, रेन, इसमें क्या होता है, सन रे, एनर्जी आता है यहां पर, और वाटर वेपर बन के आसमान में चले जाते हैं, तो पूरा मतलब मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो समुंदर एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है ओपन सिस्टम का। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का अगर एग्जांपल लेंगे तो क्या होगा, एक कंटेनर ले लो जिसमें कुछ गैसेस रखा हुआ है,
राइट। और ये क्या है, पूरा पिस्टन द्वारा, क्या है, पिस्टन द्वारा ये ब्लॉक्ड है, मतलब गैस जो है बाहर नहीं जा सकता है। यानी कि यहां पर जो मैटर है, मैटर समझ रहे हो ना आप लोग, गैस, कुछ मासेस, ठीक है, ये बाहर अलाउ नहीं है। ये क्या होगा, ये सराउंडिंग्स के साथ, ना तो बाहर से कुछ गैसेस आएंगे इसके अंदर, और ना तो इससे बाहर कुछ गैसेस घूमने के लिए जाएंगे सराउंडिंग्स में। बात समझ में आ रहा है सबको? तो ना तो ये अंदर से दोस्तों गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे सराउंडिंग्स में, या तो सराउंडिंग्स से कुछ गैसेस आएंगे यहां पर अंदर, क्योंकि ये जो वॉल है उसको वो ढक रहा है, पूरा क्लोज्ड है, आना जाना बंद है। लेकिन ऐसा करो भाई, आप पिस्टन को थोड़ा प्रेस लगा दो, कुछ मैकेनिकल वर्क करो वहां। क्या करना है, मैकेनिकल वर्क। अब जब मैकेनिकल वर्क किए हम लोग बाहर से, तो गैस कंप्रेस होगा, गैस का प्रेशर यहां आ जाएगा, गैस थोड़ा कंप्रेस किए, गैस मॉलिक्यूल्स सामना सामनी आ गया, मतलब उसके ऊपर हम लोग काम किए, मतलब उसमें एनर्जी डाल दिए, एनर्जी सप्लाई किया गया, मैकेनिकल वर्क मतलब एनर्जी वहां पर ट्रांसफर हुआ सराउंडिंग्स से अंदर की तरफ। बात समझ में आया? और ऐसा करो कि गैस जो है एक्सपांड कर लिए, गैस क्या हुआ, वो एक्सपांड कर लिए, खुद अपने आप से क्या हुआ, काम कर लिए, अपने आप से वो एक्सपांड हो गया, मतलब कुछ एनर्जी छोड़ दिए, वो नेगेटिव हो गया, एनर्जी छोड़ दिए, वो उस सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर चला गया सराउंडिंग्स में, उसका एनर्जी कंटेंट कम हो गया, वो अपने हिसाब से काम किया, वो गैस द्वारा काम किए। और यहां पर जब कंप्रेशन के टाइम था, वो हम लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, जब सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है तो उसको पॉजिटिव वर्क डन मानते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। अब जब गैस खुद एक्सपांड करते हैं तो वो अपने आप से काम कर रहे हैं, वहां पर उसका हीट कंटेंट कम हो जाता है, तो वो नेगेटिव वर्क डन माना जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर जैसे कि ये कंप्रेशन के टाइम जो वर्क डन हुआ यहां पर, ये हालांकि हम लोग अभी पढ़ेंगे बाद में, ये आपका पॉजिटिव वर्क है कंप्रेशन के टाइम। अब जब एक्सपांशन हुआ यहां पर, वो गैस खुद काम किए, तो ये नेगेटिव वर्क डन माना जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, मास तो नहीं जा रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, वो उस सिलेंडर के अंदर हो रहा है, सारा चीज बाहर नहीं जा रहे, वो सराउंडिंग के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, कुछ आना जाना नहीं हो रहा है, और बाहर का गैस मॉलिक्यूल के साथ इन लोगों का कोई भी एक्सचेंज नहीं पॉसिबल है। यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को कि ये क्लोज सिस्टम की बात कर ली हम लोग। एक वाटर सिस्टम भी ले सकते हो, एक उसको क्लोज कर दो, फिर ठीक है, एक टाइट, एयर टाइट कर दो उसको, तो ना तो उसमें से बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ना तो बाहर से उसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरह होगा यहां पर, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब ना तो उसमें एनर्जी की एक्सचेंज होगा, ना तो वहां पर कुछ मास यानी कि मैटर की एक्सचेंज होगा। तो जैसे यहां पर एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के साथ सराउंडिंग्स का ना तो कुछ हीट का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का, ना तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ मास यानी कि अमाउंट मास मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, ऐसा सिस्टम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। आप इसका वॉल ऐसा बना लो, क्या ऐसा बना लो बताओ, एडियाबेटिक बना लो, रिजिड बना लो, एडियाबेटिक बना लो, इम्परमिएबल बना लो, ठीक है, तो कुछ आना जाना यहां पर संभव नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं जाएंगे। बट ऐसा देवर फ्लैक्स करके, एक दीवार फ्लैक्स है, देवर फ्लैक्स ऐसा करके एक डिवाइस मतलब फ्लैक्स आता है, वो आपका इस हिसाब से काम करता है कुछ हद तक। बट क्या होता है भाई, ये इम्पॉसिबल है, मतलब क्या होता है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ हद तक दोस्तों ये एज ए आइसोलेटेड सिस्टम के हिसाब से काम करता है। दीवार प्लस इंसुलेटेड होना चाहिए एकदम थर्मली, कुछ हीट आना जाना वहां पर संभव नहीं होगा, और ऐसे तो क्लोज करने से मैटर तो एक्सचेंज नहीं होते, ठीक है। तो तीन टाइप ऑफ हम लोग क्या कर लिए, सिस्टम पढ़ लिए। बात समझ में आया सबको? अब दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजें हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं
मैक्रोस्कोपिक आप लोगों को बताए ना कि मैक्रोस्कोपिक वही चीज होता है जो हम लोग कुछ ज्यादा चीज लेके काम करते हैं, जैसे कुछ ग्राम ऑफ वाटर हो गया, कुछ ग्राम ऑफ वाटर, कुछ मासेस ऑफ कुछ सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, ऐसे ना तो कुछ नंबर्स ऑफ आयंस मॉलिक्यूल्स, ये होता है माइक्रोस्कोपिक। इसके ऊपर ये चर्चा नहीं है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को मैक्रोस्कोपिक के हिसाब से पढ़ते हैं, ना तो माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक नहीं है तो छोड़ो उसको। मैक्रोस्कोपिक मतलब कुछ सब्सटेंस, कुछ ग्राम ऑफ आइस, कुछ ग्राम ऑफ कोल, कुछ ग्राम ऑफ डायमंड, कुछ ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे चीज लेके काम करते हैं हम लोग। कुछ मोल ऑफ सब्सटेंस, ये होता है। तो यहां पर कुछ वेरिएबल्स होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन लोगों का सिस्टम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर्टीज का मतलब सिस्टम। सिस्टम का क्या होता है, प्रॉपर्टीज। तो वही सब प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो चलो ये सारे के सारे चीज आप लोग आइदर लिख लो या तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि डिस्कशन कर दिए और ये पॉइंट के हिसाब से आप लोग लिख के रख सकते हो। देखो, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक आप लोगों को पता है कि कुछ क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को लेके जो चीज होता है सिस्टम, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ आयंस, ये सारे के सारे यहां पर डील होते हैं, मतलब लार्ज नंबर आपके साथ रहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब। कुछ ग्राम ऑफ आइस की बात कर सकते हो आप लोग, ग्लास ऑफ वाटर की बात कर सकते हो, ग्लास ऑफ एक ग्लास ऑफ मिल्क की बात कर सकते हो। ठीक है, ये सब यहां पर आएंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से देख लो, एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ए जार ऑफ गैस, गैस ले सकते हो, कुछ आइस, ग्राम कुछ आइस ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज। ठीक है, अब देखो इन लोगों को ना यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टीज को दो टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, और एक होता है आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का ऐसा होगा जो मास मतलब साइज के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। सिस्टम का साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम। साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे, इसका मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मास डिपेंडेंट। जैसे आपका हो गया एग्जांपल मास, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, उसके बाद आपका मोल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मोल होगा, एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सारे के सारे। मास होगा, वॉल्यूम होगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, राइट, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बता दी, एंट्रोपी बता दी, फ्री एनर्जी, मास, वॉल्यूम। तो ये सब क्या होता है यहां पर, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना मास ज्यादा होगा इन लोगों का वैल्यू उतने ही होंगे। जैसे देखो वॉल्यूम की बात करें, अगर 1 ग्राम
आइस का जो वॉल्यूम होगा 5 ग्राम आइस का उसका 5 गुना होगा। अगर देखो एंथैल्पी की अगर बात करें तो 1 ग्राम कोल को अगर बर्न करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, अगर 10 ग्राम को करेंगे तो 10 टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी है ये लोग एडिटिव है। क्या है? ये लोग एडिटिव इन नेचर। ये जितना भी यहाँ पर प्रॉपर्टी दिख रहा है ये सारे के सारे क्या है? एडिटिव है नेचर में। क्या है? ये लोग सब एडिटिव है। बात समझ में आ रहा है सबको भाई? इंटरनल एनर्जी सारे के सारे चीज है, तो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर ये सब चीज जो है डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी भी यहां होगा, हीट कैपेसिटी। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये जो है साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जो साइज होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि वाटर का, अगर बोला जाए वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा? अगर हम लोग जहां से भी वाटर लेके आए या तो 10 ml वाटर को बॉयल करें तो भी वो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री में बॉयल करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। या तो अगर एक ग्लास वाटर लेके उसको बॉयल करें तो भी वो 100 डिग्री में बॉयल करेंगे, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे के सारे चीज आप जितने भी अमाउंट ऑफ आइस ले लो वो 0 डिग्री में ही फ्रीज करेंगे। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो होता है आपका डिफरेंट टाइप कॉन्सेंट्रेशन होता है, बट उसमें क्या होता है? आप थोड़ा सा सैंपल का कंसंट्रेशन अगर बोलोगे 1 मोलर है, अगर पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ उसको लेके बोलोगे तो वो भी 1 मोलर ही होंगे ना, मोल पर लीटर, या तो और भी डिफरेंट आता है मोल फ्रैक्शंस करके। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि उसना अगर आप एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ उस सैंपल का लोगे तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा जो कि पूरा बल्क ऑफ सिस्टम का है। जैसे देखो एक कॉनिकल एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में आपका यहां सैंपल रखा हुआ है और इसमें लिखा 1 नॉर्मल। ऐसे अब क्या किए? यहां से थोड़ा बहुत सैंपल 10 ml निकाल ले तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या चेंज हो जाएगा? बताओ। हाँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, उसमें भी 1 नॉर्मल ही रहेगा ना। तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड मतलब नहीं कर रहे, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। बात क्लियर हो रहा है भाई सबको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी आपका क्या होगा? फिक्स्ड है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है, आपका ग्लिसरीन का होता है, आपका डायमंड का होता है, अलग अलग डायमंड का होता है सबसे ज्यादा 2.44 ऐसा कुछ वैल्यू आता है। तो ठीक है, अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे। एज ए विस्कोसिटी कोफिशिएंट ये भी आपका क्या होगा? मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सरफेस टेंशन ये भी आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। डेंसिटी ये भी आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए होता है ना वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ग्राम पर सीसी। अगर CCl4 की बात करें तो वहां पर 1.56 ग्राम पर सीसी ऐसे करके आता है तो वो सिंपल का साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एक ड्रॉप ऑफ वाटर का जो भी डेंसिटी होगा प्योर वाटर का, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लोगे तो वहां पर भी डेंसिटी वही आएंगे भाई, सेम आएगा ना। तो डेंसिटी ये भी क्या है आपका? इंटेंसिव है। अब देखो ये जितने भी यहाँ पर टर्म लिए हम लोग, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारे के सारे, तो ये अगर हम लोग पार मोल के हिसाब से ले, पार मोल मतलब फिक्स कर दे पार मोल, तो इन लोगों को सबको अगर पार मोल लिया जाए, जैसे पार मोल इंटरनल एनर्जी, राइट, एंट्रोपी पार मोल, तो जब पार मोल इन लोगों को कैलकुलेट करेंगे, पार मोल सबको, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सारे के सारे चीज, तो ये सब इंटेंसिव होगा पार मोल। गिव्स फ्री एनर्जी पार मोल,
एंट्रोपी पार मोल करते हैं ना, सबको फिक्स करते हैं, इंटेंसिव हो जाएगा वो मास के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ, सब सही एकदम चल रहे हैं हम, ठीक है। तो मोलर जितना भी है, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, ये जितने भी है सब क्या है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो डेंसिटी के ऊपर अगर थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं यहां पर, तो डेंसिटी होता है आपका क्या, मास बाय वॉल्यूम। अब देखो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, जैसे कि देखो डेंसिटी होता है ना मास बाय वॉल्यूम, तो मास भी आपका एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव है, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा और हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारे के सारे चीज जो भी बताए, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सब समझ में आया अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दिए, सब हर एक टर्म का हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में सारे के सारे चीज आ जाएंगे, मोल फ्रैक्शंस, राइट, ये सब। तो देखो आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वहां पर वेरिएबल्स की बात करेंगे, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन, उसके बाद आएंगे आपका एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, ऐसे करके आएंगे सब चीज। एंट्रोपी के ऊपर बात करेंगे, फिर हीट कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोपोरिक, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, वर्क, हीट, रिवर्सिबल वे में क्या जो आपका वर्क डन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो सब मतलब ज्यादा होता है, अधिक होता है, माइनस एनआरटी एलएन V2/V1 होता है ना, कैलकुलेशन सब समझाएंगे अच्छे से एकदम, कैसे आ रहा है सब चीज, डेरिवेशंस क्या हो रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है W जो आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में माइनस एनआरटी एलएन V2/V1 कैसे आ रहा है, कैसे उसको अप्लाई करें मैथ्स में, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, क्या एग्जांपल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारे के सारे चीज डिस्कशन में है दोस्तों। तो एक वीडियो में अगर बना दे सब तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग भी लगेंगे, तो इसलिए पार्ट पार्ट में बनाएंगे। तो आप लोग जितने भी ये यूनिट 1 देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जरूर देखें, जैसे कि एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा आप लोगों का, ठीक है। और अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो भाई, ठीक है, क्योंकि एक बार में बहुत लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है, क्योंकि नया टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, एक थोड़ा टफ ऐसे होता है ना, लगता है लोगों को कि हाँ ये थोड़ा कठिन है विषय, लेकिन ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ का जो है ये साइंस है, रियल साइंस है एकदम। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये यूनिट है। तो आप लोग थोड़ा अगर समझोगे ना अच्छे से, टर्म को समझोगे अच्छे से, आज बेसिकली हम लोग बहुत सारे टर्म्स लेके ही क्लियर कर लिए चीजें, आगे में जाके हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे कि एक रिएक्शन में जो है आपका कितना हीट इवॉल्व हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में आप लोगों का, और कैलकुलेशंस दिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस में पर्टिकुलर ये प्रोसेस में कितना हीट इवॉल्व हुआ, ये सारे के सारे थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, फॉर्मेशन में कुछ चीजें, कुछ फ्यूजन में होता है, ऐसे कुछ न्यूट्रल रिएक्शंस हो रहा है, वहां पर न्यूट्रलाइजेशंस, वहां पर भी कितना जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो कैलकुलेशन करो, एंथैल्पी, डिफरेंट एंथैल्पी का चेंज होता है रिएक्शंस का, डेल्टा ई चीज को हम लोग बोलते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन भी है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी। तो बहुत सारी चीजें हम लोग आगे में जाके बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड दोज who are watching this video and are new to this channel, so please do share and subscribe this channel, and thanks for watching. Bye everyone, take care.